नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो। दोस्तों, सीडीए पे स्केल केंद्रीय कर्मचारियों का है। आईडीए पे स्केल इंडियन स्टीयर ईएनएस अलाउंस जो कि बीएसएनएल कर्मचारियों का बीएसएनएल का है। ठीक है, दोनों अलग अलग पैटर्न है, लेकिन फिर भी बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्वेशनर जो 2000 के टाइम पे बीएसएनएल में समाहित हुए थे, बीएसएनएल में शामिल हुए थे, जो डॉट ऑब्जर्वेशनर थे, उनको दो भागों में बांट के रखा गया है। शुरू से वो कहीं ना कहीं बीएसएनएल केंद्रीय यानी कि सीडीए पे स्केल का भी हिस्सा है, और एक तरीके से देखें तो वो कर्मचारी बीएसएनएल में थे, इसलिए आईडीए पे स्केल पर भी आते थे। मतलब बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स को दो भागों में बांट के रखा है। अब यहाँ पर जब पेंशन रिवाइज की बारी आती है तो उनको क्या बोलते हैं, सरकार क्या बोलती है कि भाई साहब आप बीएसएनएल आईडीए पे स्केल पर हो, जब तक वेतन समझौता नहीं होगा तब तक आपका पेंशन रिवीजन भी नहीं होता। और दूसरी तरफ उनको रूल 37A सीटीएस पेंशन रूल के मुताबिक जो पेंशन है वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सन 2000 के टाइम से, जब से बीएसएनएल बना है तब से, कि भाई साहब आप बीएसएनएल में शामिल हो जाओ, जो भी कर्मचारी थे उस टाइम, हम आपकी पेंशन की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। यानी कि सरकार आप आईडीए पे स्केल पर कर्मचारी एज अ सैलरी आपको बीएसएनएल देगी, लेकिन पेंशन की जिम्मेदारी हमारी। अब यानी कि दो हिस्सों में बढ़ गए बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स। कर्मचारी थे तब तक आईडीए पे स्केल पर थे। आज भी उनको दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी यही बताया गया है कि आप थर्ड पीआरसी के पे स्ट्रक्चर पर हो, इसलिए आपका जो थर्ड पीआरसी, आपका जो पेंशन रिवाइज है वो थर्ड पीआरसी के आधार पर वेतन समझौते के बाद ही मुमकिन है। अब कहीं ना कहीं रूल 37A के मुताबिक बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन को लगता है, एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अगर थर्ड पीआरसी के तहत उनका पेंशन रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट वो उम्मीद रखते हैं कि सरकार की जब जिम्मेदारी उनको पेंशन देने की है तो पेंशन रिवाइज भी वो 750 के आधार पर करें। ठीक है, और 750 के आधार पर करें, और इन फ्यूचर उनको 8CPC का भी लाभ मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो क्या इस तरीके की उम्मीद रखनी चाहिए पेंशनर्स को? ऐसा तो नहीं कि जो बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स को भ्रम में है कि उनको 7CPC मिल जाएगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी तो उनको 7CPC मिल जाएगा, इन फ्यूचर उनको 8 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। कुछ इस तरीके के भ्रम में तो नहीं है। क्या सचमुच उनको 2027 में जो 8CPC लागू हो रहा है, क्या सचमुच उनको 8CPC का लाभ मिलेगा? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि बीएसएनएल जो पेंशनर्स है उनको धोखा तो नहीं हो रहा है, या फिर वो इस भ्रम में तो नहीं है, क्योंकि नियम कुछ और कहता है, और जो उम्मीद रख रहे हैं बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स की एसएलपी दायर करके वो 7CPC में चले जाएंगे या फिर 8CPC में चले जाएंगे, तो क्या ये सच में होगा या नहीं? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी या रूल्स डेली अपडेट देखना चाहते हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर देना। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ में जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर करना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, 8वां वेतन आयोग यानी कि 8CPC सीडीए बीएस आईडीए पे केडर का स्ट्रक्चर और डोर द्वारा पेंशन भुगतान के बावजूद पेंशनरों को बाहर रखने या फिर शामिल न करने के कानूनी और नीतिगत आधार का पूरा यानी कि पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। देखिए, 8CPC के अधिकार क्षेत्र की वैधानिक सीमा यानी कि जो उनकी लिमिट है वो बता दूं आपको दोस्तों। जो हर एक उस कर्मचारी जो डोर में ऑब्जर्व हुए थे
उस हर एक पेंशनर जिनको भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन मिलती है, सभी को जानना जरूरी है। देखिए, 8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से केंद्रीय सिविल सेवाएं या फिर रक्षा कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों के वेतन या फिर पेंशन स्ट्रक्चर को संशोधित करने के लिए गठित किया जाता है। अब सीडी और आईडीए जो पे स्केल उनको समझते हैं, सेंट्रल इंडियन अलाउंस। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है सीडीए, यह पे स्केल सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है, और आईडीए पे स्केल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पीएसयू है कर्मचारी, उन पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा समय समय पर जारी पे रिवीजन, यानी कि जो हर 10 साल में होता है पीआरसी, उसकी सिफारिशें लागू होती है। हर 10 साल में होती है नियम के हिसाब से, लेकिन कहने के लिए होती है, हुई नहीं। 2017 में होनी थी, थर्ड पीआरसी लागू 19 साल हो गए, 9.5 साल ऊपर हो गए, अभी तक नहीं हुई। सेकंड पीआरसी के पे स्केल को 19 साल से 20 साल होने को आए, अभी तक लागू नहीं हुआ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं बीएसएनएल रोड ऑफ पेंशन कि हमारा जो पेंशन डिवाइस है वो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से होना चाहिए, ताकि समय पर सभी बूढ़े पेंशनर्स को उनकी पेंशन का हक मिल सके। अब दोस्तों, सरकार और डोट का जो नीतिगत और कानूनी पक्ष, यानी कि जो बाहर रखने का आधार है डोट ऑफ द पेंशनर्स को केंद्रीय सिविल पेंशनर्स से, वो किस तरीके से देखिए। यदि सरकार बीएसएनएल पेंशनर को 8 सीपीसी के दायरे से बाहर रखती है, तो उसका मुख्य आधार कुछ पॉइंट्स के हिसाब से होता है, जैसे कि पे एडर के हिसाब से अगर हम बात करें, उनके बदलाव के हिसाब से बीएसएनएल में समाहित यानी कि अब्जॉर्ब होने के समय कर्मचारियों ने सीडीए पे स्केल से आईडीए पे स्केल में जाने का विकल्प खुद चुना है। सरकार का तर्क ये रहता है कि पेंशन का संशोधन हमेशा उस अंतिम वेतन स्ट्रक्चर यानी कि लास्ट पे स्ट्रक्चर के आधार पर होता है जिसमें कर्मचारियों ने सेवाएं दी, लास्ट पे डाउन पर। अब वेतन आयोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के वेतन आयोग का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्रीय सिविल सेवकों तक सीमित रखा जाता है, क्योंकि समाहित कर्मचारी यानी कि अब्जॉर्ब कर्मचारी तकनीकी रूप से पीएसयू केडर का हिस्सा बन चुके थे 2000 के समय। इसलिए सरकार उन्हें सीधे सीपीसी यानी कि प्रशासनिक दायरे से अलग रखती है। अब डोट का मानना ये है कि पेंशन का भुगतान भले ही सरकार यानी कि भारत के संबंधित पोस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जा रहा हो, लेकिन पेंशन का निर्धारण यानी कि पेंशन रिवीजन उस आईडीए पे स्केल की दरों पर निर्भर करता है जो बीएसएनएल कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वीकृत होती है। यानी कि जो बीएसएनएल कर्मचारी का होगा स्ट्रक्चर पे स्केल, वही बीएसएनएल रोड ऑफ द पेंशनर्स का होगा। कुछ इस तरीके से सरकार का मानना है। अब बीएसएनएल पेंशनर्स का कानूनी और संवैधानिक पक्ष समझ लेते हैं। शामिल करने का आधार। अब पेंशनर्स यूनियन और कानूनी विशेषज्ञों का तर्क ये है दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स को 8 सीपीसी से बाहर रखना कानूनी और संवैधानिक रूप से गलत है। बीएसएनएल पेंशनर्स का तर्क ये, क्योंकि देखिए डोट से सीधा भुगतान हो रहा है, क्योंकि बीएसएनएल पेंशनरों की पेंशन बीएसएनएल के कारपोरेट बजट या फिर मुनाफे से नहीं, बल्कि भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सीधे डोट द्वारा किया जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सरकार ये तर्क देती है कि आपका हम सिर्फ पेंशन दे सकते हैं टोटल सब पेंशन का, न कि पेंशन निर्धारण कर सकते हैं, पेंशन निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को क्या कहा था कि जब तक वेतन समझौता नहीं हो जाता तब तक पेंशन रिवीजन नहीं होगा टोटल सब पेंशन का। तो भाई साहब वेतन समझौता करो ना, वेतन समझौता 9.5 साल से पेंडिंग पड़ा है, उसको लागू करो, तभी जाकर बूढ़े पेंशनर्स को उनका हक मिल पाएगा, तभी जाकर उनकी पेंशन रिवाइज हो पाएगी। अब जब दिल्ली हाईकोर्ट को जो डोट है सरकार है वो सीरियसली नहीं ले रही है, वो सीरियस लेकर थर्ड ईयर से लागू नहीं कर रही है, तो ये सरकार का हक बनता है, ये सरकार को समझना चाहिए कहीं ना कहीं कि थर्ड ईयर से लागू नहीं हो पा रहा है, भले वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण नहीं हो पा रहा, तो पेंशन रिवीजन रोकने का अधिकार उनको नहीं है। इसलिए
पेंशन को सुरक्षित रखने के लिए उसका उनका पेंशन रिवीजन करना ही पड़ेगा, भले वो 8 सीपीसी के आधार पर किया जाए। अब रूल 37 ए की वैधानिक गारंटी की आती है। सीसीएस पेंशन रूल का रूल 37 ए स्पष्ट करता है कि समाहित यानी कि अब्जॉर्ब कर्मचारी की पेंशन का वैधानिक दायित्व केंद्र सरकार का है। जब दायित्व केंद्र सरकार का है तो केंद्रीय दर से संशोधन न करना भेदभावपूर्ण यानी कि वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 के तहत आता है। यानी कि केंद्र सरकार और डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स दोनों को पेंशन जब केंद्र सरकार से मिलती है, संचित कोष से मिलती है, तो एक के लिए 2016 7 सीपीसी 2.57 का पेंशन रिवाइज किया जा चुका है, और दूसरा भाई जो कि पेंशन है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स पेंशन पाते हैं, तो उनका पेंशन रिवीजन वेतन कर्मचारियों के पीछे क्यों रुका हुआ है? तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो भेदभावपूर्ण है। डीएस नकारा केस भी आता है यहाँ पर, जो कि उसका सिद्धांत कहता है सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार पेंशनर एक समान श्रेणी यानी कि होमोजीनियस क्लास का हिस्सा है। सेवानिवृत्ति हो चुके कर्मचारियों को बीएसएनएल के वर्तमान वित्तीय घाटे या फिर थर्ड पीआरसी के लागू न होने की सजा नहीं दी जा सकती। अब आज की व्यवहारिक स्थिति और आगे का रास्ता क्या है देखें। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसएलपी लगी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले जिसमें थर्ड पीआरसी को पेंशन संशोधन का आधार माना गया था, इसके खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी में मुख्य बहस इसी बात पर केंद्रित है कि डोट से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को केंद्रीय दरों से अलग रखा जा सकता है या फिर नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट रूल 37 ए के तहत पेंशनरों को केंद्र सरकार के समतुल्य मानता है, तो बीएसएनएल पेंशनरों को 7 सीपीसी का बकाया जो 2016 से 2026 तक बनता है और 8 सीपीसी का पूरा लाभ जो 1 जनवरी 2026 की कट ऑफ डेट से स्टार्ट है, इसका लाभ ऑटोमेटिकली स्वतः मिल जाएगा। यदि फैसला थर्ड पीआरसी के पक्ष में रहता है सुप्रीम कोर्ट का भी, तो ऐसी स्थिति में पेंशनरों को बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी के माध्यम से ही आईडी पे स्केल में संशोधन का लाभ मिलेगा, जिसके लिए डोट को कैबिनेट से विशेष प्रशासनिक मंजूरी यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट देनी ही होगी। यानी कि देखा जाए तो अभी फिलहाल अटका पड़ा है 8 सीपीसी का रास्ता देख रहे हैं जो 2027 में मुमकिन, और कहीं ना कहीं 4 पीआरसी का टाइम भी इफेक्टिव डेट जो 2027 में आ रही है, तो इसके तहत थर्ड पीआरसी के भी लागू होने की संभावना है काफी हद तक, और इन 4 महीनों के बाद 8 सीपीसी का भी यहाँ पर लागू होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट से मंजूरी जरूर मिलेगी। विशेष अनुमति याचिका जो कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उसमें भी कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था, इस वीडियो से जुड़ा जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। सी यू सून।